बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तीन खबरें हैं हमारे पास जो आज के दो टोक में हम जिस पर डिस्कशन करेंगे। और डीजी आईएसआई फैज़ हमीद का एक रोज़ा दौरा है काबुल और वहाँ पे वो पहुँचे हैं और इस दौरे से जुड़ी बहुत ही अहम खबरें हैं और भारत के अंदर बहुत उछल कूद हो रही है। और दूसरा, पंजशेर में जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पर भी मेरा ख्याल है कि आज हमें बात करनी चाहिए। और आप मुझे बताएं राय साहब, इतनी उछल कूद क्यों हो रही है काबुल के दौरे को लेकर? क्योंकि भारत तो ये कहता है कि हमारा डीजीआईएसआई जो है वो जाकर वहाँ पर तालिबान से मिल रहा है। देखें हाशमी साहब, ये जो डीजीआईएसआई का दौरा था, इस दौरे में काबुल के अंदर क्या कुछ होता रहा वो भी बड़ा अहम था। लेकिन जो तूफान भारतीय मीडिया पर हमने देखा, जो मोदी मीडिया का, जिसको गोदी मीडिया भी कहते हैं, वो तूफान तो अनइमेजिनेबल था। यानी ये तो एक थोड़ी सी तवक्को थी कि भारतीय मीडिया इसके ऊपर चटपटी खबरें चलाएगा, लेकिन जिस तरह की हेडलाइंस चलाई गई उसके बाद जो उनके रिटायर्ड फौजी हजरात हैं, जो हाजिर सर्विस फौजी हजरात हैं, जितने नाम नहाज दिफाई तज्जियाकार हैं, जिस तरह उनको स्क्रीन पर लाया गया, उससे पता चलता है कि भारत को अफगानिस्तान में जो अफगान तालिबान ने काबुल से अमेरिकी कब्जा छुड़ाया है और उसके बाद जो भारत से अफगानिस्तान का रोल खत्म हुआ है, यानी भारत की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाना और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करवाना और अपने कौंसल खानों को इस्तेमाल करना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए, तो वो जो एक घिनौनी सरमायाकारी थी भारत की, जब उसकी वो सारी घिनौनी सरमायाकारी खत्म हुई है तो फिर ये एक इल्जामात का नया खेल शुरू किया गया है। अब पहले आपको बताते हैं और हमारे व्यूअर्स को कि जब काबुल में पहुंचे हैं डीजीआईएसआई, तो उस वक्त असल में होता क्या रहा एक होटल के अंदर। अब ये तासुर दिया गया कि ये बड़ा एक खुफिया दौरा था डीजीआईएसआई का, लेकिन वहां पर चूंकि कुछ सहाफी मौजूद थे और उन्होंने डीजीआईएसआई को देख लिया, इस वजह से इस दौरे का भांडा फूट गया जो भारतीय मीडिया इस किस्म की बेबुनियाद खबरें चला रहा है। एक तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर भी कोई सिक्योरिटी की बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है और अभी तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान का कंट्रोल भी नहीं संभाला। दाइश के हमलों का खदशा अब भी वहां पर मौजूद है। अमेरिकी और बरतानवी इंटेलिजेंस अब तक ये कह रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर दोबारा हमला हो सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल में जब भी इस तरह के हाई प्रोफाइल विजिट होते हैं तो उनको खुफिया ही रखा जाता है, उनका कोई पहले से ऐलान नहीं कर दिया जाता। खास तौर पर जब पूरी दुनिया वहां से इनखला कर रही है, पूरी दुनिया के सफारतकार वहां से निकल रहे हैं, तो डीजीआईएसआई जैसा एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर जिनके साथ एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन है, उनके विजिट का ऐलान जो है वो पहले ही किस तरह से किया जा सकता था। एक तो ये नुकता है। दूसरा, डीजीआईएसआई जब वहां पे पहुंचे तो उनके पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि वो काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में चले जाते, किसी को पता ना चलता, यानी ये तो खुफिया बात रखी जा सकती थी। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में उनके इंतजामात होते सारे, जो उन्होंने तालिबान के नुमाइंदों से मीटिंग करनी है, वहीं वो मुलाकातें करते, किसी सहाफी को इस पूरे मामले की भिनक भी ना पड़ती। लेकिन वो गए काबुल के सरीना होटल में। अब वहां पर एवरीबडी नोज कि वहां पे जो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैं वो भी मुकीम हैं, जो पाकिस्तानी सहाफी हैं उनकी बड़ी तादाद भी उसी होटल में है। तो ये तो मुमकिन ही नहीं था कि डीजीआईएसआई काबुल जाएं और वहां जो मौजूद सहाफी हैं उनको ना पता चले। और ये आर्मी चीफ, हमारी जो आर्मी है, डीजीआईएसआई, हमारी जो एजेंसीज हैं, सबको पता था कि वहां पर सहाफी मौजूद होंगे। इसलिए इस दौरे को इस तरह से खुफिया रखने की कोशिश नहीं की गई जिस तरह से भारतीय मीडिया ने इसको जाहिर करने की कोशिश की कि ये एक खुफिया दौरा था और अफगान तालिबान से मिलने के लिए खुफिया तौर पर डीजीआईएसआई की क़यादत में पाकिस्तान का अस्करी वफ्द जो है वो वहां पर पहुंचा था। तो एक तो ये पूरी एक बेबुनियाद खबर चलाई गई। दूसरा, ये तासुर दिया गया कि अफगान तालिबान ने जो काबुल से अमेरिकी कब्जा छुड़ाया और अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, इसमें आईएसआई का हाथ है और आईएसआई ने पूरा ये अफगान तालिबान को सपोर्ट किया। अच्छा हाशमी साहब, अगर इस मामले को और इंडियन मीडिया के इस
इस एक नुक्ते को मान भी लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो मान रहे हैं कि आईएसआई की बड़ी कैपेबिलिटीज हैं, आईएसआई बहुत ही बासलाहियत एजेंसी है और इतनी बासलाहियत एजेंसी है और उसकी इतनी जबरदस्त महारत है कि उसने अमेरिका जैसी सुपर पावर, फिर अफगान फोर्सेस, फिर नेटो के जो दीगर ममालिक की फोर्सेस हैं वो तमाम मौजूद थी वहां पर, लेकिन तने तनहा आईएसआई ने अफगान तालिबान की मदद करके अफगान तालिबान के हाथ में दे दिया पूरा अफगानिस्तान और तमाम फौजों को वहां से निकलना पड़ा। तो चलें इस बात पर तो नरेंद्र मोदी का और नरेंद्र मोदी का जो गोदी मीडिया है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बिल आखिर उन्होंने इनडायरेक्टली कोई आईएसआई की जो काबिलियत है उसका एतराफ कर लिया। दूसरा जो बुनियादी मकसद है हाशमी साहब ये इस दौरे का, वो 3 इसके मकासद थे। पहला मकसद तो ये था कि अभी भी वहां से जो इनखला होना है पाकिस्तान के रास्ते उसका एक मैकेनिज्म तय किया जाना था कि ये जो इनखला होना है पाकिस्तान के रास्ते अब इसका एक बाकायदा मैकेनिज्म तय किया जाए, क्योंकि अब हो ये रहा था कि वहां से यानी अफगानिस्तान से जो फिजाई ऑपरेशन थे मुख्तलिफ हवाई अड्डों से वो तो हो गए थे मुअत्तल। तो उसके बाद फिर क्या मैकेनिज्म रह गया था, किस तरह से फजाई अड्डे फाल होंगे और बरास्ता पाकिस्तान किस तरीके से ये पूरा इनखला होगा, एक तो इस मामले पर बात की जानी थी। दूसरा ये था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है जिसके कोई 98% हिस्से पर पाकिस्तान ने फेंसिंग की है, बाड़ लगाई है, तो अभी भी रोजाना जो लीगल क्रॉसिंग है जहां से अफगान शहरी रोजाना मामूल के मुताबिक पाकिस्तान आते हैं और फिर कई शहरी अफगान पाकिस्तान आने के बाद वापस जाते हैं, तो उन क्रॉसिंग्स के ऊपर किस तरह का एक मैकेनिज्म बनाना है इस हवाले से भी बातचीत होनी थी। और फिर ये बताया गया कि हमने अफगान तालिबान चूंकि इस वक्त रूलर वही हैं तो उनके नुमाइंदों से मुलाकात करके जो हमें सिक्योरिटी खदशात हैं बॉर्डर के हवाले से, पाक अफगान सरहद के हवाले से, उसके ऊपर भी बातचीत होनी है। और साथ ही जो पाकिस्तान के खदशात हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर हमले ना करे, तो ये बुनियादी मकासद थे। क्योंकि अफगान तालिबान के वहां पर इक़्तिदार में आने के बाद से 2 मरतबा अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर हमले हो चुके हैं। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये दौरा किया गया था, लेकिन जो भारतीय मीडिया ने इसके ऊपर वावेला किया है वो तो एक नाकाबिले तसव्वुर है। और आप ये देखें कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने इसके ऊपर कोई इस तरह की खबरें नहीं चलाई कि पाकिस्तान के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ, लेकिन भारतीय मीडिया ने अपनी वो जो भड़ास है उनको जो एक जिल्लत आमेज शिकस्त हुई है अफगान तालिबान की फतह के तौर पर, उसकी भड़ास निकालने के लिए उन्होंने पाक आर्मी को और आईएसआई को निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन ये नैरेटिव जो है ये सिर्फ भारतीय जो व्यूअर्स हैं उनके, जो भारत के अंदर जिनकी पूरी एक आप ये कह सकते हैं कि ज़हन साजी की गई है पाकिस्तान के खिलाफ और पाक फौज के खिलाफ, तो ये उनको मुतमईन करने के लिए है, नरेंद्र मोदी के वोटर्स को मुतमईन करने के लिए है। तो इस बयानिए से कोई आलमी सतह पर अगर वो समझते हैं कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह की कोई राय आमा बनेगी तो वो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो जो आलमी बरादरी है उसकी तरफ से पाकिस्तान के लिए एप्रिसिएशन ही आ रही है। राय साहब, ये जो पंजशेर का मामला है ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट भी था और तालिबान की जो क़यादत है उसकी तरह से भी बयान सामने आते रहे, बार बार आते रहे और दूसरी तरफ से भी आते रहे। अब सूरत हाल क्या है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त लड़ाई हो रही है और लड़ाई ख़त्म होगी तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन जो है वो कायम हुआ है और इसी के लिए इस वक्त की हुकूमत जो है जो बनने जा रही है तालिबान की, वो कोशिश कर रही है। पंजशेर क्या फ़तह होगा और अगर होगा तो फिर किन टर्म्स के ऊपर, क्योंकि जब लड़ाई होती है ब्लड शेड होगा और फिर आपको पता है कि लोग, और हमने अफ़गानिस्तान की तारीख़ को देखा है कि खाना जंगी छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं जो दूसरों की जो हाकिमियत है और जिनका इक़्तिदार है उसको नहीं मानते। तो पंजशेर आपको लगता है कि बैटल ग्राउंड है जहाँ से छोटे छोटे ग्रुप्स निकल सकते हैं और फिर ये लड़ाई जो इस वक्त पंजशेर में सिर्फ हो रही है ये पूरे अफ़गानिस्तान में फैल जाए और उस खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर जाए? देखिए आशमी साहब, पंजशेर या लोकल एक्सेंट में जो वहाँ लोग इसको पंजशीर बोलते हैं,
वहां जो एक दावे किए गए थे अफगान तालिबान की जानिब से, जो जंगी हालात में किए जाते हैं अफ्रीकैन की जानिब से, वो दावे 100% दुरुस्त साबित नहीं हुए। अफगानिस्तान के अंदर जो 34 सूबे हैं कुल मिलाकर, उनमें से 33 सूबों पर तो अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल है मुकम्मल, इसकी तो बाकायदा तस्दीक की गई है। लेकिन ये जो पंजशीर के ऊपर ये दावा किया गया था कि पूरी पंजशीर वैली को फतह कर लिया है तालिबान ने, और ये दावे भी किए गए थे कि वहां से अहमद मसूद फरार हो गए हैं, इन दावों की अब तरदीद भी हुई है। और खुद अफगान तालिबान ने भी अब जो उनका पहला दावा था कि पंजशीर को हमने फतह कर लिया है, अब उससे वो पीछे हटे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अफगान तालिबान ने पेनिट्रेट जरूर किया है। दरियाए पंजशीर से जो एक रास्ता ऊपर जाता है पंजशीर वैली की जानिब, बड़ा पेचीदा, बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, वहां से वो कुछ अपने जंगजुओं को पंजशीर वैली के अंदर, जो उसका दाखिली दरवाजा कहलाता है, वहां वो कुछ अपने जो जंगजू हैं उनको दाखिल करने में तो कामयाब हुए हैं। कुछ ऐसी चौकियां जो कि गैर मौसर थी, उन चौकियों के ऊपर भी कब्जा किया है। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता, जैसे बहुत से और भी सहाफी हैं जिन्होंने ये कहा कि पंजशीर फतह हो गया है, अभी पंजशीर फतह नहीं हुआ। अफगान तालिबान को वहां मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। 9000 जंगजू वहां मौजूद हैं, ट्रेन जंगजू हैं। फिर वो पंजशीर की जो पूरी वैली है, उसका पूरा जो जोग्राफिया है और जो पूरा पहाड़ी इलाका है, ये 9000 जंगजू उस पूरे इलाके में बहुत अरसे से रह रहे हैं, अशरों से रह रहे हैं, उनको उस इलाके की अच्छी तरह से पहचान है। और अफगान तालिबान का जो पहला दौर था, उसके अंदर भी वो पंजशीर को चूंकि फतह नहीं कर सके थे, तो इसलिए अफगान तालिबान इस इलाके की जो एक अस्करी अहमियत हो सकती है या इसको किस तरह से फतह किया जा सकता है, तो उस हवाले से उनके पास कोई ज्यादा मालूमात नहीं है। फिर ये भी इतलात है कि पंजशीर वैली चूंकि टॉप पर एक आपको हमेशा से फौजी एडवांटेज हासिल होता है, तो वहां पर कुछ ऐसी पोजीशंस जो हैं, ये जो मज़ामती इत्तेहाद है अहमद मसूद का, उन्होंने कुछ ऐसी पोजीशंस बनाई हैं जहां से अफगान तालिबान को बड़ा भारी नुकसान पहुंच सकता है अगर वो एकदम वहां पे पेनिट्रेशन करने की कोशिश करें। इसलिए अफगान तालिबान जो जंग के दौरान दावे किए जाते हैं अफ्रीकैन की जानिब से, जो मज़ामती इत्तेहाद की जानिब से भी कई झूठे दावे किए गए कि हमने बड़ी तादाद में अफगान तालिबान को जांबाज कर दिया है, वो दावे भी झूठे साबित हुए हैं। अफगान तालिबान अल्टीमेटली इस वैली का कंट्रोल तो हासिल कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ वक्त भी लगेगा, कुछ उनको ज्यादा या बेहतर हिकमत अमली भी अपनानी होगी और अपना टाइम भी लेना होगा, जिसके मुतल्लिक दिफाई तज्जियाकार ये कहते हैं कि उसका एक तरीकाकार ये भी है कि वो नीचे जो उसका दाखिली रास्ता है पंजशीर का, वहां से खुराक की रसद काट दें, ईंधन की रसद काट दें, असले वगैरह की रसद काट दें, तो उस सूरत में अफगान तालिबान के लिए ज्यादा आसानी होगी, बजाय इसके कि वो रश करें और ये कोशिश करें कि वो 2-3 दिन के अंदर ही पंजशीर को फतह करने की कोशिश करें। और ग्राउंड पर सिचुएशन ये है कि वहां पर असल में शदीद नौयत की झड़पें हो रही हैं। राय साहब, ये तो मामलात हैं अफगानिस्तान के, ओबियसली बहुत सेंसिटिव है, और हमें ये भी याद रखना होगा कि ये तो मुमकिन नहीं था राय साहब कि जब तालिबान की पेशकदमी हो रही थी और अफगानिस्तान के हालात जो एक हुकूमत थी अशरफ गनी की उसके हाथ से निकल रहे थे, तो उस वक्त भी तो इन्होंने अपनी तैयारी की होगी कि कल को इनका रुख जो है वो पंजशीर की तरफ भी होगा। लोगों तालिबान जब इधर आएंगे तो हमने अपनी तैयारी कैसे करनी है। और ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान में वो ताकतें जो हारती रही हैं और कभी भी इसे फ़तह नहीं किया जा सका, उसकी बुनियादी वजह तो इसकी जोग्राफ़ी है, मुश्किल हालात हैं, मुश्किल जो पहाड़ी सिलसिले हैं, और फिर जो आपने बताया कि जो रास्ते हैं बहुत ही कठिन हैं, तो ये एक बुनियादी फैक्टर है। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है, शहबाज शरीफ साहब ने राब्ते शुरू कर दिए हैं, टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं। सर, किनको टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं? बोर्ड हो गए हैं कि बाहर नहीं आ सके, ऑपोजिशन के पास कुछ करने को नहीं है, बल्कि मैं तो सर इसे बेरोज़गार ऑपोजिशन कहता हूँ। इस किस्म के पीडीएम को एक्टिवेट करके और टेलीफोन कॉल्स करके, और क्या दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? क्यों टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं?
देखें, पीडीएम की सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा पीडीएम है, यानी जो बची कुची, और जो इससे पहले की पीडीएम थी, यानी जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, अब ये जो पीडीएम की पूरी सिचुएशन बनी है, इसमें शहबाज शरीफ एक दिन मरियम नवाज के बयानिए पर हमला करते हैं और अगले दिन फिर मरियम नवाज शहबाज शरीफ के बयानिए पर हमला करती हैं। तो ये रोजाना का अब खेल बन चुका है। अब जो ताजा तरीन सूरत हाल है कि बिलावल भुट्टो से सख्त नाला है मरियम नवाज, और उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज ये समझती हैं कि बिलावल भुट्टो ने पीडीएम को धोखा दिया और पीपल्स पार्टी के लिए फायदे उठाए, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक सेनेट की इजाफी नशिस्त भी हासिल कर ली और उसके साथ साथ अपनी क़यादत के लिए रिलीफ भी हासिल कर लिया, यानी फरियाल तालपुर हो, आसिफ अली जरदारी हो या पीपल्स पार्टी के जो दीगर कायदीन हो जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि ये किसी वक्त भी जेल जा सकते हैं, लेकिन पीडीएम की तहरीक के नतीजे में उनको कोई रिलीफ भी मिल गया। तो इस वजह से मरियम नवाज ने अपने कुछ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उनको लॉन्च भी करवाया था बिलावल भुट्टो के खिलाफ, और फिर बिलावल भुट्टो ने भी जवाबी एक बयानिया अपने जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनकी सूरत में मरियम नवाज के खिलाफ लॉन्च करवाया था। यहां तक कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन में तो या ये भी कहलवा दिया था कि फरियाल तालपुर से ये नारे लगवा दिए थे कि मियां नवाज शरीफ को भगाना है, गद्दार को भगाना है, ये फरियाल तालपुर ने वहां नारे लगवाए थे। लेकिन अब आप देखें कि शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से राब्ता किया है खुद, यानी बिलावल भुट्टो की जानिब से नहीं किया गया। वो बिलावल भुट्टो जिनके खिलाफ मरियम नवाज ने बयानिया बनाया हुआ है, जिनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ ने बयानिया बनाया हुआ है, जिनके मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के सरबराही इजलास में, जिसमें मियां नवाज शरीफ ऑनलाइन शरीक थे लंदन से, वहां ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, ये अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान ने बोले और मियां नवाज शरीफ ने इन अल्फाज की हमायत की। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से खुद टेलीफोनिक राब्ता किया, सियासी सूरत पर भी बात की, ये जो एक मुजवजा एक इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का एक प्लान बना रहे हैं उसके ऊपर भी बात की, और साथ ही जो इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री पेंडिंग है जिसका बिलावल भुट्टो से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं बनता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की जो तकर्री पेंडिंग है ये असल में मशावरत होनी है वज़ीर आज़म के दरमियान और अपोजिशन लीडर के दरमियान। तो अपोजिशन लीडर तो शहबाज शरीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक खत के जरिए जो शहबाज शरीफ तक इनडायरेक्टली पहुंचाया गया था 2 नाम तजवीज किए थे, उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने नाम तजवीज करने थे, फिर उसके बाद डायरेक्ट तो ज़ाहिर मशावरत नहीं हो सकती थी, तो एक कमेटी बननी थी। लेकिन बिलावल भुट्टो ने सिर्फ पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से दोबारा से ऑन बोर्ड लेने के लिए बिलावल भुट्टो को खुद कॉल की, और जाहिर है कि मरियम नवाज को ये बात गवारा भी नहीं होगी और ये कोई बात समझ में भी नहीं आने वाली कि अगर वो ये कहें कि हमने राब्ता सिर्फ इसलिए किया कि इलेक्शन कमीशन के जो 2 अरकान का तकर्रुर होना है उसके ऊपर हमने कोई मशावरत करनी थी। तो ये जो अब दोबारा से राब्ते किए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के भी जो कुछ निचले लेवल की जो क़यादत है उनके दरमियान भी, तो इसमें मशावरत ये हो रही है कि हम सबको दोबारा इकट्ठा होना पड़ेगा, हम सबको मिलकर इमरान खान का रास्ता रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सब इकट्ठे थे, पूरी पीडीएम इकट्ठी थी, तो उस वक्त भी हम मिलकर भी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं गिरा सके, तो अब हम अलग अलग होकर किस तरह से इमरान खान के लिए या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। तो इस वजह से ये दोबारा से अपने रास्ते बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। बहुत शुक्रिया राय साहब। व्यूअर्स, ये हमारा आज का 2 टोक था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।